नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिकों ने स्पेस फ्यूल नामक ऊर्जा का नया दीर्घकालिक स्रोत विकसित किया। वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान की नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बेन फेरिंगा ने वर्तमान समय में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उत्कृष्ट संस्थानों की हमारी श्रृंखला में इस हफ्ते हम आपको यात्रा करा रहे हैं समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में भारत के हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्टार कॉलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत विज्ञान शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। मानवीय क्रियाकलापों से पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव परिवर्तित हो रहा है। कोयला तथा तेल जैसे जीवाश्म आधारित ईंधन जलाने से हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों की अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी का वातावरण अधिक तापमान अवशोषित कर सकता है, जिसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों को अगली पीढ़ी के ऊर्जा स्रोत के रूप में बदलने में सफलता पाई है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। इसका कारण धरती के चारों ओर वायुमंडलीय परतों तथा अनोखे ग्रीन हाउस प्रभाव की उपस्थिति है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण में पहुंचती है तो इसका कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। शेष भाग धरती में समाहित हो जाती है और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा फिर से विकिरित होता है। धरती द्वारा सोखी गई ऊर्जा वातावरण तथा धरती की सतह को गर्म करती है। धरती पर मानव सभ्यता आरंभ होने के साथ जीवन को सुरक्षित तथा सरल बनाने के विकल्पों तथा संभावनाओं की तलाश सतत रूप से जारी है। इस कड़ी में आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण थी, जो आज भी ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश में मददगार है। ऐसा ही एक स्रोत जीवाश्म आधारित ईंधन है, जिसे जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। जलाने की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसी कुछ विशेष प्रकार की ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। वातावरण में अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त किरणों को सोखती हैं। उत्सर्जन करने वाले निकायों का तापमान बढ़ने पर अवरक्त किरणों का विकिरण भी बढ़ता है। तापमान में अतिरिक्त वृद्धि को एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की परेशानी दूर करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रोफेसर टी प्रदीप के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नई तकनीक विकसित करने में सफलता पाई है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों को धरती पर अगली पीढ़ी के ऊर्जा स्रोत के रूप में बदला जा सके और अंतरिक्ष जैसी स्थिति की नकल कर ग्रीन हाउस प्रभाव कम किया जा सके। In the past several years, we have been looking at the chemistry of ice. This equipment was specially built to study that chemistry. There are a number of spectroscopic techniques around a vacuum chamber. In this experiment, one day, we thought that we would explore the properties of simple molecules in ice matrices at very low temperatures. Temperatures close to absolute zero, something like 10 Kelvin in this apparatus. That problem got expanded over the years, and that resulted in this paper, which is essentially to say that we have discovered the formation of clathrate hydrates in interstellar-like environment. प्रोफेसर प्रदीप तथा उनकी टीम ने क्लैथरेट हाइड्रेट्स पर कार्य करना आरंभ किया, जो क्लैथरेट के यौगिक हैं। इनमें मेजबान अणु, पानी तथा मेहमान अणु सामान्य गैस या तरल होते हैं। ये जल अणुओं के बीच बंधे हुए मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अणु हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाते हैं।
क्लैथोरेट हाइड्रेट उच्च दबाव तथा अत्यधिक कम तापमान पर उत्पन्न होते हैं, जैसे गहरे महासागरों तथा अंतरिक्ष में। शोधकर्ताओं ने एक अनूठी मशीन तैयार की है जिसे आइस मशीन कहते हैं। आइस मशीन को उच्च प्रवाह वाले निर्वात पंप, ठंडी इकाई तथा अवरक्त जांचने वाले उपकरण के साथ संयुक्त किया गया। शोधकर्ताओं ने वातावरण की तुलना में हजारों करोड़ गुना कम दबाव क्षेत्र विकसित किया, जिसे अल्ट्रा हाई वैक्यूम या UHV कहते हैं। प्रोफेसर प्रदीप तथा उनकी टीम के शोध की रसायन विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्रों में भारी संभावनाएं हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों को अलग कर हाइड्रेट में बदलने से गैसों के पुनर्चक्रण की नई राह खुल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। इस शोध को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तीय मदद प्रदान की है। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी ने हर वस्तु को आणविक स्तर पर समझने तथा अन्वेषण का विस्तृत अवसर उपलब्ध कराया है। इस सिलसिले में वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार आणविक मशीनों का डिजाइन तथा संश्लेषण तैयार करने के लिए डच कार्बनिक रसायन विज्ञानी बेन फेरिंगा को दिया गया था। हाल ही में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा गठित CV रमन चेयर के भाग के रूप में प्रोफेसर फेरिंगा भारत यात्रा पर थे। ज्ञान विज्ञान के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने मूलभूत विज्ञान की भूमिका तथा सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के भविष्य पर विस्तार से चर्चा की। सूक्ष्म है तो सुंदर है। आज की तारीख में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की दुनिया ने ये साबित कर दिखाया है। विज्ञान ने दिखा दिया है कि किस प्रकार एक छोटे चिप की मदद से विशाल मशीनों का कार्य संभव होता है। किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए अणु मूलभूत अवयव होते हैं। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म विज्ञान धरती पर उपस्थित किसी भी पदार्थ का आणविक या परमाणुविक अध्ययन संभव करता है। उदाहरण के लिए DNA का हिस्सा जिसका व्यास मात्र 2 नैनोमीटर होता है, या फिर सोने का एक अणु। इस क्षेत्र की उपयोगिता रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान जैसी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हो सकती है। इस क्षेत्र में प्रोफेसर बर्नार्ड एल फेरिंगा ने आणविक सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का अध्ययन कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें बेन फेरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलहाल बेन फेरिंगा नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन में प्रोफेसर हैं। हाल में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा गठित CV रमन चेयर के भाग के रूप में उन्होंने देश के विभिन्न संस्थानों का दौरा किया। उनका उद्देश्य शोधकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें महत्वपूर्ण अनुसंधानों के लिए मूलभूत विज्ञान की उपयोगिता समझाना था। You should realize the importance of fundamental science. It is the basis of new insights and discoveries. So think about a new pharmaceutical, a new drug to treat a dangerous disease. What we need, of course, is new insight in the functioning of the cell, of our body, of the organisms. So biology, molecular biology, looks at those processes. And once we know more about a certain disease, what goes wrong in your body at the molecular level, we can then design maybe new drugs against it. So yes, the basis of a lot of the developments towards the future are based on fundamental science. आणविक मशीन सबसे छोटे आकार के मशीन होते हैं जिन्हें अणुओं को जोड़कर तैयार किया जाता है। ये प्रकाश जैसे बाहरी उत्प्रेरक के द्वारा कार्य करते हैं। उन्होंने अणुओं के आधार पर शरीर को संचालित करने वाले नैनो कार का निर्माण किया जो दवा को किसी विशेष स्थान तक पहुंचाते हैं। भविष्य में ट्यूमर तथा कैंसर के उपचार में बिना स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए दवाओं को शरीर के विशेष भाग तक पहुंचाने में ये मशीन मददगार साबित हो सकते हैं। सूक्ष्म आकार के ट्यूमर की आणविक तस्वीर उतारने में भी ये तकनीक कारगर साबित हो सकती है। आणविक मशीनों की उपयोगिता लघु सेंसरों का विकास तथा ऊर्जा संग्रह प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में है। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की मदद से इन सूक्ष्म मशीनों का विकास आने वाले समय में तकनीक, दवाओं, ऊर्जा संग्रह तथा कई अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और मानव समाज की समस्याएं दूर करने में मददगार साबित होगा।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की यात्रा कराएंगे। तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। We put in all our efforts to train, all these budding journalists, and we train them in, all the aspects, whether it is health or it is defense or it is sports. बच्चों के लिए सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ज़्यादातर सेशन जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो आकर यहाँ पर लेते हैं। Sciences postgraduate diploma courses are the best in the country. Approach of this college is very hands-on. आज हर जगह IIMC के छात्र जो हैं बहुत ऊंचे स्थानों पर हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। देखिए भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पर हमारा खास कार्यक्रम श्रेष्ठ संस्थान, शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकॉयस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इनकॉयस का कार्य समाज, उद्योगों, सरकारी संस्थाओं तथा वैज्ञानिक समुदाय को समुद्र से जुड़ी सूचनाएं, चेतावनियां, सलाह तथा सागर से जुड़े पूर्वानुमान उपलब्ध कराना है। इसके लिए ये संस्थान नियमित रूप से सुनियोजित तथा लक्षित शोध करता है। इस वर्ष राष्ट्र की सेवा में संस्थान ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पेश है हैदराबाद स्थित इस उत्कृष्टता केंद्र पर ज्ञान विज्ञान की विस्तृत रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनक्वायस की स्थापना वर्ष 1999 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में हुई थी। वर्ष 2006 में पृथ्वी मंत्रालय के गठन के बाद यह संस्थान पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने लगा। इनक्वायस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन यानी ESSO का एक अंग है। हैदराबाद स्थित इस संस्थान का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों, जहाजरानी उद्योग, तेल तथा प्राकृतिक गैस उद्योग, भारतीय नौसेना, तटरक्षक संगठन, मछुआरों, शोधकर्ताओं, अकादमिक जगत तथा छात्रों को महासागरीय सूचनाएं तथा सलाह देना है। इनक्वायस की मुख्य जिम्मेदारियां भारतीय सुनामी आरंभिक चेतावनी केंद्र यानी ITEWC के द्वारा तटीय जनसंख्या को सुनामी, चक्रवात तथा ज्वार से जुड़ी सूचनाएं 24 घंटे उपलब्ध कराना है। इसके अलावा ये मछुआरों को प्रतिदिन समुद्र में भारी संख्या में मछलियों की उपलब्धता स्थल की जानकारी देता है। इनक्वायस समुद्र से जुड़े पूर्वानुमान की जानकारी भी उपलब्ध कराता है, जिनमें समुद्री लहरें, महासागरीय धाराएं तथा समुद्र की सतह के तापमान से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। समुद्र में सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जहाजरानी उद्योग, तेल तथा प्राकृतिक गैस उद्योग, नौसेना तथा तटरक्षक संगठन को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष फरवरी में इनक्वायस ने राष्ट्र की सेवा में 20 वर्ष पूरे किए। We have this tsunami early warning system in place, and that is working excellently fine. We could provide the right kind of advices to the disaster managers in our country. Not only our country, we are also providing that information and advices to the countries on the Indian Ocean rim. UNESCO has designated us as the रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर। महासागरों को समझने तथा उनमें परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए महासागरों की निगरानी करना संगठन का मूलभूत कार्य है। महासागरों के विभिन्न मानकों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए इनक्वायस हिंद महासागर में एक्यूस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर, करंट मीटर एरेज, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, ड्रिफ्टर्स, HF रेडार्स और टाइड गेजेस जैसी कई प्रणालियों की मदद लेता है। निगरानी के इन सभी आंकड़ों की गुणवत्ता परखी जाती है तथा उन्हें इनक्वायस आंकड़ा केंद्र में सुरक्षित रखा जाता है। ये आंकड़े वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार ने इनक्वायस की सेवाओं को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महासागरीय आंकड़ा केंद्र के रूप में मान्यता दी है। We have a program specifically on
satellite oceanography, where we compare the satellite measurements with in situ measurements. So we have the radiometers or the same kind of sensors which are on board the satellite, which we can put out in the ocean and make the measurements at the same wavelengths as the satellite is seeing the ocean. Similarly, we use the satellite derived sea level for assimilation as well as for the other research purposes. वर्षों से कार्यरत इनक्वाइस ने उपग्रहों पर आधारित संचार प्रणाली के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 7 आपातकालीन संचार केंद्रों का गठन किया है। ये आपातकालीन संचार केंद्र GSAT 12 की मदद से कार्य करते हैं। संचार के अन्य साधनों के काम करना बंद करने पर भी ये प्रणाली कार्य करती है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में स्थित कार्य केंद्रों में आपातकालीन संचार सुविधा बनाए रख सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनक्वाइस की सेवाएं उपलब्ध हैं। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन का स्थायी सदस्य होने के नाते इनक्वाइस हिंद महासागर सुनामी चेतावनी केंद्रों में इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप के साथ कार्य करता है। इनक्वाइस क्षमता निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों और शोधकर्ताओं के आदान प्रदान तथा अल्प समय के लिए आंकड़ा एकत्रीकरण, मॉडलिंग, सुनामी की चेतावनी के लिए प्रायोगिक परीक्षण जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। महासागरों के विभिन्न अवयवों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना जरूरी है ताकि जीवन स्तर बेहतर बनाने की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हों तथा आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में जीव विज्ञान की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विज्ञान शिक्षकों के लिए रिसर्च बेस्ड पेडागोजिकल टूल्स नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्टार कॉलेज कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य गहन प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशल को बेहतर बनाना था। 3 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों को वर्तमान तथा भविष्य में शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। छात्रों के विकास तथा ज्ञानवर्धन में शिक्षकों का अहम योगदान होता है। शिक्षक किताबी ज्ञान तथा प्रायोगिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वैज्ञानिक सोच का विकास बालपन से ही आरंभ हो जाता है, जिसमें शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशेषकर अपना कैरियर चुनने के लिए कॉलेज स्तर की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। कॉलेज स्तर के विज्ञान शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधि से परिचित कराने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार कॉलेज कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर छात्रों के लिए बेहतर पाठ्यक्रम तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम में विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि शिक्षकों को वर्तमान शिक्षण विधि से परिचित कराया जा सके। हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में जीव विज्ञान विभाग का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर विज्ञान शिक्षकों के लिए रिसर्च बेस्ड पेडागोगिकल टूल्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के सहयोग से स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। This area is evolving very fast. You need to connect now. We need not only to look into the data from the scientific point of view, but also it has to be connected to the society. शोध आधारित शिक्षण कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 2016 में आइसर पुणे के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन ने किया था। वैज्ञानिक दुनिया के विशेष चलन जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीनोमिक्स तथा सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में शोध आधारित मूलभूत विषयों का प्रशिक्षण देने के लिए आइसर पुणे से विशेष प्रशिक्षक आए थे। Under this project, what we do is we use research as a tool for teaching and learning. And the advantage of using research as a pedagogy tool is we see deeper content understanding in the students. We see lots of skills developed in them, and
the approach is more of student centric rather than teacher centric. कार्यशाला में विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय था देश भर के अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में कार्यरत शोधकर्ताओं को कॉलेज आमंत्रित करना। शोधकर्ता तथा पीएचडी अध्येता अपने शोध कार्यों पर व्याख्यान दे सकते हैं, जिससे छात्रों के बीच विज्ञान संचार का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इससे छात्र तथा शिक्षक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया की ताजा खबरों से परिचित हो सकेंगे। This workshop has been very useful. It was excellent as I could interact with 41 different teachers from different colleges, from maths, physics, biochemistry, chemistry and so on. And I learnt about RBPT. That is, they just introduced the RBPT, then how to make the RBPT, how to analyze it and how to take the RBPT to the classroom so that students can gain more and more research skills. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिभा जॉली ने स्नातक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा, मार्गदर्शन, परिवर्तन तथा परिस्थिति तंत्र में बदलाव विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया। 3 दिवसीय कार्यशाला शिक्षकों को विज्ञान के शिक्षण की नई जानकारियां देने में मददगार रहा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। एक फिल्मी संगीत का और एक फिल्मों का जो जुनून था वो बचपन से ही मेरे साथ, गाने लगाकर पढ़ना, मैथमेटिक्स करना, बिना उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। लोग हैरान होते थे, यार इधर आपका संगीत चल रहा है और इधर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं। बजरंगी भैया क्या होता है रे? एक तो पेड़ लगाए थे, मैं से पूछ रहे हो? ये तो नीम है भैया। अरे नीम हुए चाहे पाकड़, कम से कम तो पूछ तो लिया है। दूरदर्शन पर ही मेरा सबसे अच्छा काम, जैसे नीम का पेड़ मैं मानता हूँ, वो प्लेटफॉर्म दूरदर्शन ने ही मुझे दिया था। नमस्कार, मैं हूं गुरवीर सिंह ग्रेवाल। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू पे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर समुद्र के पानी से हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने की विधि विकसित की है। इस खोज से ऊर्जा का एक दीर्घकालीन स्रोत विकसित करने में मदद मिलेगी। ये खोज प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित की गई है। इस तकनीक का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सांस लेने योग्य ऑक्सीजन भी पैदा होता है, लिहाजा गोताखोर या पनडुब्बियां इस उपकरण के साथ समुद्र में गोता लगा सकते हैं और उन्हें ऑक्सीजन के लिए समुद्र की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बम्प हेड पैरट फिश हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के कोरल रीफ में पाई जाने वाली मछलियों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रजाति अब तेजी से विलुप्त हो रही है। इस प्रजाति को रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अति संवेदनशील सूची में रखा है। ये मछली अत्यंत बहुमूल्य संसाधन है, लेकिन हिंद महासागर में इसके वितरण तथा उपलब्धता की जानकारी न होने के कारण खतरे में है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौजूद संरक्षित समुद्री क्षेत्रों में कोरल का संरक्षण आवश्यक है, ताकि विलुप्त प्राय बम्प हेड पैरट फिश को बचाया जा सके। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इस प्रजाति के वितरण, बहुलता तथा खतरे की जानकारी प्राप्त की है। अध्ययन के आधार पर सलाह दी गई है कि रात में इस प्रजाति के शिकार तथा कोरल बहुल क्षेत्रों में मछली मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए। शोध के नतीजे ऑरिक्स पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। भारत को वन प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है, जो विशेषकर भारतीय वनों के लिए लागू है। जिनेवा आधारित एक गैर सरकारी संगठन ने हाल ही में दीर्घकालीन वन प्रबंधन के लिए प्रमाण पत्र का मानक सुनिश्चित करने का फैसला किया था। ये प्रमाणीकरण नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नामक एक भारतीय गैर सरकारी संगठन ने विकसित किया है। वर्ष 1990 में रियो अर्थ समिट के बाद वैश्विक स्तर पर वन प्रमाणिकता कार्यक्रम आरंभ किया गया।
ये बाजार आधारित गैर नियामक संरक्षण कार्यक्रम है जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा वनों तथा वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का दीर्घकालीन प्रबंधन किया जाता है। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं भौतिक विज्ञानी विल्हेम रोंटजेन को, जिनका जन्म 27 मार्च 1845 को जर्मनी के लेनेप में हुआ था। रोंटजेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण के जरिए एक्सरे किरणों का क्रियाकलाप दर्शाया था। उनकी महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें वर्ष 1901 में भौतिक विज्ञान के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खोज के बाद एक्सरे का नाम उनके सम्मान में रोंटजेन रे रखा गया। उन्होंने यांत्रिकी, ऊष्मा तथा विद्युत क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोंटजेन को रामफोर्ड मेडल तथा मैथेरुची मेडल जैसे कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 10 फरवरी 1923 को जर्मनी के म्यूनिच में 77 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। एक्सरे के रूप में उनकी खोज से भौतिकी विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज रोंटजेन को उपचारात्मक रेडियोलॉजी का जनक माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान की इस शाखा में किसी रोग की पहचान के लिए तस्वीरों की मदद ली जाती है। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।